हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल का और ज्योमेट्री मॉलिक्यूल का कैसे हम लोग डिसाइड करते। तो हाइब्रिडाइजेशन और वीएससीपीआर थ्योरी का कंसेप्ट अप्लाई करके किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप बताया जा सकता है। तो कुछ मॉलिक्यूल को हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। तो बढ़ते हैं अदर एग्जाम्पल्स की तरफ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, इनका शेप और ज्योमेट्री बतानी है। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा है? BF3 मॉलिक्यूल है। तो इस BF3 मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है? बोरान है। बोरान के पास हमें मालूम है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और ये भी हमें पता है कि जो फ्लोरीन एटम है या कोई भी हैलोजन एटम है वो हमेशा ही सिंगली बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बोरान के अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख सकते हैं, B सिंगल बॉन्ड F एंड F। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? यहाँ पे केवल 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा? 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका जो है वो sp2 हो जाएगा। ठीक है। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो ज्योमेट्री क्या होगी? क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री नहीं होगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी? होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है। और शेप क्या होगा? शेप भी यही होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? SnCl2 मॉलिक्यूल। आपको मालूम है कि ये जो Sn मॉलिक्यूल है, Sn एटम है, स्टेनस जो है, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड है। स्टेनस क्लोराइड ये कार्बन फैमिली में आता है और कार्बन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हमें ये मालूम है कि स्टेनस के अराउंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। दैट इज ये क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग इस तरह से करेंगे। तो आप देखिए कि 2 बॉन्ड जो हैं स्टेनस के वो क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास रहे। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये लोन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि Sn मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर है और 2 इसके पास बॉन्ड पेयर है। ठीक है। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 एक लोन पेयर। तो इसमें अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है और प्लस लोन पेयर कितना है? 1 लोन पेयर है। तो इन दोनों का सम देखिए, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम, ये कितना होगा? 3 होगा। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम अगर 3 है तो किस हाइब्रिडाइजेशन से करस्पॉन्ड करेगा? दैट इज में 3 ऑर्बिटल होंगे, एक S और 2 P। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री जो होती है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों पे डिपेंड करती है। दैट इज इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? sp2 मॉलिक्यूल की sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए रेस्पेक्टिव ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है। बट शेप क्या होगा? अगर हम शेप देखें, क्योंकि हमें मालूम है शेप केवल सिग्मा बॉन्ड्स पर डिपेंड करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे शेप डिपेंड नहीं करता। तो इस शेप के लिए हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भूल जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? इसमें जो शेप है वो वी शेप दिखाई देगा। शेप कैसा दिखाई देगा? वी शेप। या इसी शेप को हम लोग क्या कहते हैं? बेंड कहते हैं। ये बेंड शेप होगा। ठीक है। तो काफी इजी है किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है? टेट्राफ्लोरो सल्फर। तो यहां पे देखें सल्फर टेट्राफ्लोराइड है, SF4 मॉलिक्यूल। अब इस SF4 मॉलिक्यूल को में जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है?
इस SF4 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है सल्फर। हमें मालूम है कि सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन फैमिली में आता है और किसी भी ग्रुप में जिस फैमिली में जो एलिमेंट आता है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन एटम लगा हुआ है, तो फ्लोरीन एटम कैसा होता है? हमेशा ही सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे सल्फर के वो सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल काउंट करें तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3, लोन पेयर कितना हो गया? 1। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि सल्फर के पास एक लोन पेयर हो गया और 4 बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो बराबर है 4, ठीक है। लोन पेयर कितने हैं? 1, ठीक। तो इसमें देखेंगे कि इसका सम कितना होगा? 5 होगा। जब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम 5 होता है तो उस केस में रेस्पेक्टिव ज्योमेट्री क्या होती है? रेस्पेक्टिव ज्योमेट्री होती है आपकी, सॉरी उसमें हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3d होता है, ठीक है। और sp3 जब डिहाइब्रिडेशन होता है तो ज्योमेट्री आपकी कैसी होती है? उस केस में ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। समझ आ रही बात? तो यहां पे हम ये कह सकते हैं SF4 मॉलिक्यूल में कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड्स है प्लस एक लोन पेयर है, टोटल सम जो है वो 5 होता है। 5 के लिए sp3 हाइब्रिडेशन होता है। sp3 हाइब्रिडेशन में रेगुलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में हम ये देखेंगे कि एक जगह लोन पेयर रख देंगे और बाकी पोजीशंस पे बॉन्ड पेयर आप इलेक्ट्रॉन देंगे। दैट इज हम इसके लिए अगर एक ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, परफेक्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होती है? कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। बीच में सल्फर एटम होगा सेंटर में, ठीक है। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए एक ऊपर बॉन्ड होगा एक नीचे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ही आप याद रखिए कि जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ही इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। इक्वेटोरियल पोजीशन को किस लिए ऑक्यूपाई करता है? क्योंकि इस पोजीशन में रहने पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्शन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि फ्लोरीन एटम 2 एक्सियल पे फ्लोरीन होंगे और 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे फ्लोरीन एटम होंगे। तो इसकी ज्योमेट्री तो आपको मालूम है कैसी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन इसका शेप कैसा होगा? शेप अगर आप देखें तो लोन पेयर का शेप तो होता नहीं है। तो ये शेप आपको कैसा दिखाई देगा? इसका शेप कैसा होगा? शेप इसका होगा सीसॉ शेप। कैसा होगा? सीसॉ शेप होगा, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अदर एग्जांपल्स की तरफ, जो क्या है? SF6 मॉलिक्यूल। तो हमें पता है कि SF6 मॉलिक्यूल जो है इसमें सल्फर एटम जो है वो सेंट्रल एटम है। अब सल्फर एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 6 फ्लोरीन एटम सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 6। लोन पेयर यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, दैट इज यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 6 ही सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका शेप कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये शेप दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो कि 6 सिग्मा बॉन्ड है और जो शेप होता है, हाइब्रिडेशन होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो 6 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? दैट इज में 6 ऑर्बिटल्स होंगी। कौन कौन सी होगी? sp3d2 ऑर्बिटल, ठीक है। sp3d2 ऑर्बिटल होगी। इस sp3d2 ऑर्बिटल में जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री आपकी होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो दैट इज ये शेप कैसा होगा आपका? ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल होगी और शेप भी कैसा होगा? क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री इसमें सेम होगी और ऑक्टाहेड्रल ही होगी, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड।
तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, जिसमें से ऑक्सीजन हमेशा ही डबल बॉन्ड बनाता है। तो 2 ऑक्सीजन लगे हैं तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास रह जाएंगे। तो इसमें देखेंगे कि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिए। देखिए सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे सल्फर के पास, केवल इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर होगा। अब देखिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होने की वजह से इसका शेप कैसा होगा, बेंड होगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी। देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और शेप कैसा होगा इसका, शेप केवल सिग्मा बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, उसमें लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता। शेप कैसा दिख रहा है, वी शेप या बेंड। शेप इसका कैसा है, वी शेप है, या इसी को हम लोग बैंड कहते हैं, बैंड शेप। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, हमको मालूम है 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है इसमें कितना होगा, 2 + 1 दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपको मालूम है लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जब लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का जब सम 3 हो तो रेस्पेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। दैट इज इसमें 3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन भी हमें पता लग गया कि इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल में कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो ऑक्सीजन है वो 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा। तो 4 सिंगल बॉन्ड होंगे और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास, इन 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। अब 4 सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो इसकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड्स, केवल यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स में म्यूचुअल रिपल्शन होने की वजह से ज्योमेट्री होगी कैसी होगी, लीनियर होगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में म्यूचुअल रिपल्शन होने की वजह से। तो यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। ठीक है, शेप कैसा होगा, वो भी होगा लीनियर। ठीक है, अब इसमें इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड 2 है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से जितने सिग्मा बॉन्ड उतनी ऑर्बिटल, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो जाएगा sp। ठीक है, तो SO2 मॉलिक्यूल का भी शेप हम लोगों ने स्टडी कर लिया। इसके बाद देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नाइट्रोनियम आयन, NO2+ मॉलिक्यूल का अगर हमें शेप ड्रॉ करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम कैसे हम पता करते हैं, जो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वही सेंट्रल एटम होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो कहां से वो रिमूव करेगा, नाइट्रोजन से। देखिए नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब नाइट्रोजन से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे, केवल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इस मॉलिक्यूल में केवल 4, इस नाइट्रोजन आइटम पे केवल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, दैट इज नाइट्रोजन के पास जब प्लस चार्ज है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, और ऑक्सीजन आपको पता है हमेशा ही डबली बॉन्डेड होता है, तो डबली बॉन्डेड होने की वजह से ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना देंगे ऑक्सीजन के साथ। कितने बॉन्ड बना देंगे, 4 बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे। तो आपको पता है कि जब 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, और ज्योमेट्री कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका शेप आपको दिखाई देगा। इतनी एग्जाम्पल्स हो गए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
NO2 माइनस आयन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो क्या है आपका NO2 माइनस आयन। ठीक है, इस आयन में जो सेंट्रल एटम कौन सा है आपका, सेंट्रल एटम जो है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है। आपको मालूम है कि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज एक मीन्स एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में और ऐड कर देंगे, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन की केस में यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन एटम है वहां पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और उन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो ऑक्सीजन है वो हमेशा ही डबल बॉन्ड बनाता है। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में प्लस एक नेगेटिव चार्ज, तो टोटल हो गया 6। इन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज ऑक्सीजन के साथ ये सिग्मा बॉन्डिंग करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और डबल बॉन्ड बनाने की वजह से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का मतलब एक यहाँ पे लोन पेयर होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे तो हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, लेकिन हमें देखना ये कि एक नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज अगर मॉलिक्यूल हम ऐसे ड्रॉ करेंगे उसके बाद बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद नेगेटिव चार्ज उस एटम पे आएगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। दैट इज अगर इस वाले बॉन्ड को हम यहां से ब्रेक कर दें, तो ब्रेक कर दें तो हमें कैसा मॉलिक्यूल दिखाई देगा, ये N डबल बॉन्ड O और O माइनस दिखाई देगा। एक इसके पास यहाँ पे लोन करो, बात समझ में आई? देखिए तो फिर से समझिए कि हम लोगों ने क्या किया, इस मॉलिक्यूल में क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज और जोड़ लिया तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, देखा कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे उसको हमें दिखाना है किसी एटम पे, तो इस एक बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया। जब बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो हमें देखना होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के वो ऑक्सीजन पे आ गया। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक किया, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से हम इस मॉलिक्यूल को दिखाएंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन में काउंट कर ले तो कितने हो गए, 2 लोन पेयर के, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के, और 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल हम देखेंगे सम सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का यहाँ पे सम अगर देखेंगे तो ये सम निकल के आता है आपका 3। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। जब 3 सम निकल के आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो आपको मालूम होगा कि ज्योमेट्री क्या होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो ज्योमेट्री इस मॉलिक्यूल की कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन शेप कैसा होगा, शेप हमें पता है कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करता है, लोन पेयर पे शेप डिपेंड नहीं करता। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे केवल 2 है, तो शेप इसका कैसा हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ये बेंड शेप का होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वो कौन सा है आपका SO4 2 माइनस मॉलिक्यूल है। तो ये सल्फेट आयन है। तो सल्फेट आयन में हमको पता है कि सेंट्रल एटम के पास सल्फर जो सेंट्रल एटम है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब ये 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे नेगेटिव चार्ज के, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब उन 8 इलेक्ट्रॉन में से जो 4 ऑक्सीजन एटम है वो डबल बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज एक डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर तीसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और चौथा ऑक्सीजन भी यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि इसमें क्योंकि इस मॉलिक्यूल पर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि 2 बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करने होंगे।
अगर एक बॉन्ड यहाँ पे हम ये वाला ब्रेक कर दें और ये ब्रेक कर दें, तो इस मॉलिक्यूल को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? SO माइनस और O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस मॉलिक्यूल का शेप एक्चुअल में कैसा होगा, कुछ इस तरह। 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड बराबर 4 है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी? इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल, और यही टेट्राहेड्रल इसका शेप भी होगा। ठीक है, अब क्योंकि मालूम है हमें लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का जो सम है वो 4 है, इसीलिए यहाँ पे 4 ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होंगी, दैट इज यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझते हैं इस मॉलिक्यूल को कैसे हमने ड्रॉ किया। सल्फेट आयन लिखा हुआ है, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले जोड़ लेंगे, 8 हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गए। अब हमें देखना ये है कि एक्चुअल शेप बनाने के लिए जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है वो हम ऑक्सीजन एटम पे उसे दिखाएंगे। तो एक बॉन्ड अगर ये ब्रेक कर दें और एक बॉन्ड हम यहाँ पे ये ब्रेक कर दें, ये ब्रेक कर दें, तो देखेंगे कि एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आए। इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप कैसा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, ये शेप नहीं होगा, ये हम लोगों ने केवल समझने के लिए रखना है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो क्या है? फॉस्फेट है। ठीक है, फॉस्फेट आयन में हमको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में कितने होते हैं? 5 होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स और जोड़ लेंगे नेगेटिव चार्ज के, कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 8 में से 4 ऑक्सीजन 8 बॉन्ड बना लेंगे, दैट इज यहाँ पे 8 बॉन्ड आप बना लीजिए कुछ ऐसे, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसी तरह यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। 3 नेगेटिव चार्ज दिखाना, 3 नेगेटिव चार्ज दिखाना, इसका मतलब क्या है? एक यहाँ पे बॉन्ड ये ब्रेक कर दीजिए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो देखिए बहुत ही सिंपल है इस मॉलिक्यूल का शेप ड्रॉ करना इस तरह से। तो देखेंगे टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, लोन पेयर कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इन 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा? 4 जब सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हो जाएगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस ज्योमेट्री को डिनोट करता है? टेट्राहेड्रल, दैट इज इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों ही टेट्राहेड्रल हो। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कौन सा है? ClF3 है। तो ClF3 में हमें मालूम है कि जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है? क्लोरीन एटम है। इस क्लोरीन एटम में जो सेंट्रल एटम आपका क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और उस 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे? 4 का मतलब दैट इज 2 लोन पेयर। फिर से समझिए, यहाँ पे हमने क्या कहा कि यहाँ पे क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बच गए जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? वो बच गया 4 का मतलब क्या हो गया? 2 लोन पेयर। ठीक है, तो टोटल इसमें सम देखेंगे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, लोन पेयर कितने हैं? 2, तो टोटल इसका सम कितना हो जाएगा? 5। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब 5 सम होता है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का, तो रेस्पेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d होता है। और उस sp3d हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो रेस्पेक्टिव ज्योमेट्री क्या होती है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री आपकी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, और शेप क्या होता है? जो शेप आपका होता है वो केवल सिग्मा बॉन्ड्स पर डिपेंड करता है। तो इस मॉलिक्यूल का शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बीच में होगा आपका क्लोरीन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीच में क्लोरीन एटम है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आपकी निकल के आती है तो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पुट करेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखे जाते हैं, दैट इज यहाँ पे 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखे गए।
ठीक है, और बाकी पोजीशन पे आपको फ्लोरीन एटम लगा दिए। ठीक है, तो ज्योमेट्री तो इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिख रही है, लेकिन इसका शेप कैसा होगा, शेप जो होगा उसमें लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन इसका शेप अगर देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो इस शेप को ये रिजेंबल करता है टी शेप से, तो इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, इस शेप को हम लोग कहते हैं टी शेप। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का टी शेप हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल XeO2F2। ठीक है, तो दोस्तों इस मॉलिक्यूल का शेप स्टडी करने से पहले हमें कुछ चीजें आनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस मॉलिक्यूल का शेप बनाने से पहले हमें बेंट रूल पता होना चाहिए कि बेंट रूल क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग बेंट रूल पढ़ लें कि बेंट रूल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, बेंट रूल की तरफ बढ़ते हैं। बेंट रूल ये कैसा रूल है, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल बॉन्डिंग की वजह से। बेंट साहब ने ये बताया कि जब भी आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो और उस sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो, उसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो, तो यहाँ पे जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी वो कौन सी होगी, dz स्क्वायर ऑर्बिटल होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो d ऑर्बिटल्स होती हैं वो 5 होती हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे इस हाइब्रिडाइजेशन को में हम लोग क्या देखेंगे कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको हम लोग देख सकते हैं कि इसमें एक s ऑर्बिटल है, एक px है, प्लस एक py है, और प्लस एक pz ऑर्बिटल है, प्लस एक dz स्क्वायर ऑर्बिटल है। तो sp3d हाइब्रिडेशन में हमें पता लग सकता है कि यहाँ पे एक s है, px py pz और dz स्क्वायर ऑर्बिटल है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इन दो ऑर्बिटल्स दैट इज pz और dz, इसमें कुछ चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है, हम लोग देख सकते हैं इसमें z कैरेक्टर कॉमन है, दैट इज इसमें z कैरेक्टर कॉमन होने की वजह से ये दो ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाएगी और pd ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि ये 3 ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में मिक्स होकर के sp2 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इस ऑर्बिटल में sp2 ऑर्बिटल में s कैरेक्टर है, जबकि pd ऑर्बिटल में s कैरेक्टर नहीं। तो जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी उसमें जो 3 ऑर्बिटल्स होंगी, 3 ऑर्बिटल जो होंगी जो कि बेसल पोजीशन पे होंगी। ठीक है, जो 3 ऑर्बिटल है वो बेसल पोजीशन पे होंगी, और वो कौन सी होंगी, sp2 ऑर्बिटल बेसल पोजीशन बनाएंगी, जबकि pd ऑर्बिटल जो है वो एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करती है, और एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगी और वो लॉन्ग होंगी। देखिए इसमें यहाँ पे pd ऑर्बिटल, ये जो एक्सियल ऑर्बिटल होंगी वो कौन सी होंगी, pd ऑर्बिटल होंगी। हमें पता है कि एक्सियल जो sp2 ऑर्बिटल है, इस sp2 ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कितना है, 33.3%। ठीक है, 33.3% s कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी s कैरेक्टर नहीं है pd। जब भी s कैरेक्टर ज्यादा होगा ऑर्बिटल में, तो ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिससे ऑर्बिटल जो होगी वो शॉर्ट होगी। दैट इज बेसल पोजीशन की जो ऑर्बिटल होती हैं वो कैसी होती हैं, वो शॉर्ट होंगी, और ये जो ऑर्बिटल होंगी pd ऑर्बिटल, ये कैसी होंगी, ये वाली ऑर्बिटल आपकी लॉन्ग होगी। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जब भी 2 बॉन्ड बनते हैं, एक्सियल पोजीशन के जो बॉन्ड होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, और बेसल पोजीशन के जो बॉन्ड होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर pf5 मॉलिक्यूल की हम शेप बनाएं, तो pf5 मॉलिक्यूल को हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये 2 फ्लोरीन एटम जो कि एक्सियल पोजीशन पे हैं, उनके 2 बॉन्ड लॉन्ग होते हैं। ठीक है,
जबकि जो बेसल पोजीशन पे जो फ्लोरीन एटम होता है उनके बॉन्ड शॉर्ट होते हैं। तो एक्सियल पोजीशन के बॉन्ड जो कैसे हैं, ये लॉन्ग बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कैसे हैं, ये शॉर्ट है। ये बॉन्ड कैसे हैं, शॉर्ट। ठीक है, तो यहां पे हमें ये पता लगा कि बेंट साहब ने क्या कहा था। बेंट साहब ने ये कहा था कि बहुत ही सिंपल रूल है। बेंट साहब ने ये कहा था कि जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो एक्सियल पोजीशन पे आता है। ठीक है, बेंट रूल क्या है, बेंट रूल क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट goes on axial position, बस इतना ही बेंट रूल है। ठीक है, goes on axial position। तो इसमें हमें पता लग गया कि इस हिसाब से एक्सियल पोजीशन पे होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देखिए, जो मॉलिक्यूल हम लोगों ने ड्रॉ किया था XeO2F2, इस मॉलिक्यूल में हम देखेंगे कि ज़ेनन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन हमेशा ही डबल बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन हमेशा ही सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा ऑक्सीजन एटम और 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एटम, तो इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ज़ेनन एटम के पास एक लोन पेयर होगा जो कि एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, और जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे, और फ्लोरीन एटम जो है आपके वो कहां होंगे, वो एक्सियल पोजीशन पे। फ्लोरीन एटम कहां होंगे, वो एक्सियल पोजीशन पे। तो कुछ इस तरह से शेप बनेगा। तो बेंट के हिसाब से हमने, बेंट रूल ने क्या कहा कि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, दैट इज फ्लोरीन एटम को हम एक्सियल पोजीशन पे भेजेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन एटम को हम लोग बेसल पोजीशन पे भेजेंगे। अगर हमने इस मॉलिक्यूल का शेप ऐसे ड्रॉ कर दिया XE डबल बॉन्ड O F और एक लोन पेयर ऐसा दिखा दिया, तो ये शेप आपका गलत हो गया कि ये जो शेप है ये बेंट रूल को वायलेट कर रहा है। बेंट साहब ने क्या था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गोज ऑन द एक्सियल पोजीशन, तो इसका करेक्ट शेप ऐसा होगा। अब इस शेप में हम देख सकते हैं कि इसमें एक लोन पेयर है और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस मॉलिक्यूल में, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम कितना है, लोन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो कितना आता है 5। अब 5 आता है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा। ठीक है, और शेप इसका कैसा हो जाएगा, शेप अगर हम देखेंगे तो शेप आपको कैसा दिखाई देगा, लोन पेयर को तो कोई शेप होता नहीं है, तो शेप आपको दिखाई देगा सीसॉ। कैसा शेप दिखाई देगा, सीसॉ शेप दिखाई देगा। ठीक है, और ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।